डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में जल संतुलन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जल संतुलन को हम वाटर बैलेंस भी कहते हैं। पिछले वीडियो में जो कि जल पे आधारित था, हमने बात की थी जल का हमारे शरीर में वितरण किस प्रकार से है, साथ में शरीर में जल क्या-क्या कार्यों को करता है। आज हम बात कर रहे हैं जल संतुलन पर। शरीर में पानी का संतुलन निरंतर बना रहता है। पानी का संतुलन से तात्पर्य होता है शरीर द्वारा जितना जल ग्रहण किया जाता है उतना ही जल शरीर द्वारा निष्कासित भी किया जाता है। अर्थात हम जितना अमाउंट में या जितनी मात्रा में पानी को पी रहे हैं, हम उतनी ही मात्रा में अगर शरीर द्वारा पानी को बाहर निकाल देते हैं तो यह स्टेज जल संतुलन या वाटर बैलेंस कहलाती है। नीचे दिया हुआ है जल संतुलन इक्वल टू जल ग्रहण की मात्रा इक्वल टू जल उत्सर्जन की मात्रा। अर्थात जब जल ग्रहण की मात्रा जल उत्सर्जन की मात्रा के बराबर होगी तो पानी जल संतुलन की अवस्था में आएगा। जल संतुलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, धनात्मक जल संतुलन और ऋणात्मक जल संतुलन। अब हम इस स्लाइड में वाटर बैलेंस का डिटेल में बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम धनात्मक जल संतुलन की। यदि शरीर द्वारा ग्रहण की गई जल की मात्रा शरीर द्वारा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है तो उसे पॉजिटिव वाटर बैलेंस या धनात्मक जल संतुलन कहा जाता है। अर्थात जब हम पानी ग्रहण कर रहे हैं, अगर उतनी मात्रा में ही हम निष्कासित कर देते हैं तो उसे वाटर बैलेंस कहा जाता है। परंतु ग्रहण की गई मात्रा किसी भी कारण से ज्यादा है या फिर जितना हमने ग्रहण किया उतना निष्कासित नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में हमारे शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है और इसे ही धनात्मक जल संतुलन या पॉजिटिव वाटर बैलेंस कहा जाता है। इसी तरीके से जब शरीर द्वारा ग्रहण की गई जल की मात्रा शरीर द्वारा निष्कासित मात्रा से कम होती है तो इसे ऋणात्मक जल संतुलन कहा जाता है। इस स्थिति में बच्चों, जब हमने जो पानी ग्रहण किया है उतनी मात्रा में जो है पानी जो है हमारे शरीर द्वारा जब निष्कासित हो रहा है तो जितना ग्रहण किया उससे ज्यादा निष्कासित हो रहा है, हम यह कह दें। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप कम मात्रा में पानी को ग्रहण कर पा रहे हैं किसी भी कारण से और निष्कासन तो उतनी ही दर से हो रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा है उसकी कमी होने लग जाती है और इसे नेगेटिव वाटर बैलेंस कहा जाता है। अब हम बात करें शरीर में जल प्राप्ति के साधन की, किन किन साधनों के द्वारा शरीर को जल मिलता है। शरीर को जल मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होता है। सबसे पहला स्रोत होता है तरल भोज्य पदार्थों से। तरल भोज्य पदार्थों में बच्चों आपका जल तो आएगा ही, उसके अलावा चाय, कॉफी, दूध, छाछ, सब्जियों के सूप, चावल का पानी, फलों का रस, लस्सी, शरबत, शिकंजी, दाल का पानी, साथ ही नारियल का पानी, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, इन सभी के द्वारा शरीर को जल प्राप्त होता है। अब दूसरे स्रोत की जब हम बात करते हैं तो वो होता है ठोस पदार्थों के द्वारा। दही, पनीर, खोआ, अनाज, दाल, मांस, मछली, सभी प्रकार की सब्जियों में कुछ न कुछ मात्रा में जल उपस्थित होता है। ये बात अलग है, किसी में वाटर का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, परंतु हमारे शरीर को सभी भोज्य पदार्थों से कुछ न कुछ मात्रा में वाटर जरूर प्राप्त होता है। तीसरे जो माध्यम है जिसके द्वारा शरीर को जल प्राप्त होता है वह है ऑक्सीकरण की क्रिया से। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। जब हम भोजन का शरीर में पाचन होता है, अवशोषण होता है, उसके बाद जो उपापचय की क्रिया होती है उस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर को जल प्राप्त होता है और यही क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है।
इस स्लाइड में ऑक्सीकरण की क्रिया को समझाया हुआ है। C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि बच्चों हमने पहले के वीडियोस में समझाया है कि हम भोजन किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं, है ना, उसमें 6 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, ये तीनों ही चीजें जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट भी ग्लूकोज होता है। वसा और प्रोटीन भी जो है अपने छोटी इकाइयों में टूटने के बाद फाइनली हमारे शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और यही ग्लूकोज हर कोशिका तक जाता है और ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऊर्जा देने का कार्य करता है। अर्थात इस ऑक्सीकरण की क्रिया में यहाँ पर इसीलिए ग्लूकोज को ऑक्सीकृत होते हुए समझाया है। C6H12O6 का जब ऑक्सीकरण हुआ, इसके लिए 6 अणु ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं और इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 अणु, वाटर के 6 अणु और ऊष्मा अर्थात हमारे शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है। जब कभी भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो 0.6 ग्राम पानी उत्पन्न होता है। इसी तरीके से 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 0.41 ग्राम पानी की प्राप्ति होती है और 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 1.07 ग्राम पानी उत्पन्न होता है। अर्थात हमारे शरीर को 3 स्रोतों से पानी प्राप्त हुआ, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ और ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं 3 स्रोतों से हमारे शरीर को पानी प्राप्त हो रहा है, तो इस पानी को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर से जल का निष्कासन किस माध्यम के द्वारा हो रहा है। तो इस स्लाइड में हम यही बात करने जा रहे हैं, शरीर से जल का निष्कासन। शरीर से जल का निष्कासन मुख्यतः वृक्क तथा त्वचा के माध्यम से होता है। कुछ मात्रा में जल का निष्कासन मल, आंसू और लार के द्वारा भी होता है। शरीर से जल का निष्कासन निम्न प्रकार से होता है। पहला है वृक्क से मूत्र के रूप में, दूसरा है त्वचा से पसीने के रूप में, फिर दे रखा है यहाँ पर बड़ी आंत से मल के रूप में, फेफड़ों से जलवाष्प के रूप में भी जल का निष्कासन हो रहा है, आंख से आंसू तथा नाक से नाक स्राव के रूप में भी हमारे शरीर के द्वारा जल का निष्कासन होता है। इसी तरीके से लैक्टेटिंग वुमेन या धात्री माता के दुग्ध में भी यह उपस्थित होता है, तो उन विमेन्स के अंदर मिल्क का जब प्रोडक्शन हो रहा है और बच्चा कंज्यूम कर रहा है तो वाटर का निष्कासन हो रहा है। इस स्लाइड में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल के अंदर कि वृक्क द्वारा कैसे और कितनी मात्रा में हो रहा है, त्वचा द्वारा कितनी मात्रा में हो रहा है। शरीर से जल का निष्कासन वृक्क या गुर्दों से होता है। स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क से निस्पंदन की जो गति होती है वह 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है, अर्थात उसके गुर्दों से 24 घंटे में करीब 170 से 180 लीटर जल छाना जाता है, या हम कहें कि इतना जल जो है इकट्ठा तो नहीं बोल सकते हैं कि उसका निस्पंदन हो रहा है, छन रहा है। जल का जो लगभग इसमें से 99% भाग होता है वो वापस से पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और पुनः अवशोषित होकर वह रक्त में आ जाता है। यानी कि जो 170 से 180 लीटर है उसमें से 99% भाग जो है वापस से अवशोषित हो गया, तो केवल 1.5 से 2 लीटर या 1500 से 2000 ml बोले जल का निष्कासन मूत्र के रूप में हमारे शरीर से होता है। जब हम त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा से भी जल का निष्कासन निरंतर होता रहता है। सर्दी के मौसम में भी हमारे शरीर से कुछ न कुछ मात्रा में जल का निष्कासन जो होता है वह पसीने के रूप में होता है। सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन 400 से 500 ml जल उत्सर्जित होता है। साथ ही गर्मी के मौसम में यह जो निष्कासन है या उत्सर्जन है वो अधिक मात्रा में हो सकता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर से पसीना अधिक मात्रा में बनता है। अब हम बात कर रहे हैं बड़ी आंत के द्वारा जल का जो उत्सर्जन होता है वह बड़ी आंत के द्वारा भी मल के फॉर्म में होता है। हालांकि इससे जो जल का उत्सर्जन हो रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है।
मल के द्वारा प्रतिदिन 100 ml यानी 100 मिलीलीटर जल का उत्सर्जन होता है। हमारे लंग्स या फेफड़ों के द्वारा भी जल का उत्सर्जन होता है और यह उत्सर्जन जल वाष्प या इवोपरेशन की क्रिया के द्वारा होता है। फेफड़ों से बाहर जो हम वायु निकालते हैं अर्थात बाह्य श्वसन के द्वारा जो आप गैस को छोड़ रहे हैं उसमें कुछ न कुछ मात्रा में जल अवश्य विद्यमान होता है और सामान्य परिस्थितियों में एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से करीब 400 ml जल फेफड़ों के द्वारा प्रतिदिन निष्कासित किया जाता है। इस स्लाइड में वाटर बैलेंस को बताया हुआ है। फर्स्ट दे रखा है इनटेक पर डे कि हम फूड के द्वारा करीब 1200 या 1250 ml लेते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में 300 ml जल बनता है और ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा हमें जो जल प्राप्त होता है वो 1200 ml है। अर्थात करीब हम दिन भर में जो इनटेक कर रहे हैं वो करीब 2750 ml का कर रहे हैं। जो आउटपुट हो रहा है यूरिन या मूत्र के द्वारा 1500 ml का हो रहा है, स्किन के द्वारा 500 ml का हो रहा है, लंग्स के द्वारा करीब 700 ml का हो रहा है। इसी तरह से फीसेस या मल के द्वारा 50 से 100 ml का होता है और यह इनटेक जब आउटपुट के बराबर होता है तो हमारा शरीर वाटर बैलेंस की स्थिति में होता है। परंतु यह एक जस्ट आइडिया है बच्चों, इस इनटेक में और इस आउटपुट में वेरिएशन मौसम के अकॉर्डिंग और व्यक्ति की क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। अब हम इस स्लाइड में बात कर रहे हैं जल की कमी का प्रभाव पे। जल की कमी के प्रभाव की जब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में जब वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या इफेक्ट होंगे, तो सबसे पहला दे रखा है पाचक रसों में असंतुलन हो जाता है। शरीर से यूरिक अम्ल, यूरिया और अन्य तरह के विष पुनः निष्कासित नहीं हो पाते हैं अर्थात हमारे शरीर में इकट्ठे होने लग जाते हैं। इस समय पे व्यक्ति अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है, उस व्यक्ति की भूख में कमी आ जाती है, साथ में उसके शारीरिक वजन में भी कमी हो जाती है। शरीर का जो टेम्परेचर या तापमान होता है वह बढ़ जाता है, वृक्क या गुर्दे या किडनी की क्रिया में बाधा उत्पन्न आने लग जाती है। साथ ही रक्त की तरलता जो है कमी के समय पर कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में जल की बहुत अधिक कमी हो जाती है तो निम्नलिखित लक्षण जो होते हैं वह देखने को आते हैं। शरीर की बाहरी सतह पे जो रक्त नलिकाएं हैं उपस्थित होती है उसमें संकुचन होने लग जाता है, साथ में हमारी जो नाड़ी गति होती है, पल्स रेट होती है वह बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो होता है वह कम हो जाता है। जल के साथ सोडियम, पोटेशियम तथा अन्य जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका भी अधिक मात्रा में निष्कासन होने लग जाता है अर्थात इनकी कमी होने लग जाती है। अंतःकोशिकीय द्रव्य या बाह्य कोशिकीय द्रव्य इनमें काफी कमी हो जाती है और जब कभी भी बहुत अधिक मात्रा में जल की कमी हो जाती है 20% या उससे अधिक, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यह जो स्टेज होती है इसे डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है और डिहाइड्रेशन के समय पे हम ध्यान नहीं देते हैं या हॉस्पिटल ले जाके उसका जो वाटर बैलेंस को नॉर्मल पे नहीं लाया जाता है तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं जल की अधिकता के प्रभाव पर। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो करीब 2 लीटर तक जल ग्रहण कर सकता है। ये वेरी करता है 1.5 से 2.5 लीटर तक और यह जो संपूर्ण जल होता है हमारे शरीर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इतनी ही मात्रा में शरीर के द्वारा वाटर निष्कासित भी कर दिया जाता है। जब शरीर द्वारा प्राप्त किए जल से उत्सर्जित जल की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है और परिणामतः शरीर द्वारा सोडियम एवं पानी का निष्कासन नहीं हो पाता है और इनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। साथ ही बाह्य कोशिकीय रसों में तरलता भी बढ़ जाती है। जल की अधिकता के कारण से निम्न लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे शरीर में पानी के अधिक डिपोजिशन के कारण से सूजन आ जाती है जिसे एडिमा कहा जाता है। साथ में रक्त में प्रोटीन की कमी हो जाती है, व्यक्ति का जी मचलाने लगता है
वमन यानी उल्टी एवं घबराहट होने लगती है, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं और यकृत संबंधी रोग भी दिखाई देने लगते हैं। जब हम बात करते हैं जल की दैनिक आवश्यकता की कि किसी व्यक्ति को एक दिन में कितनी अमाउंट में जल की रिक्वायरमेंट है, तो जल की आवश्यकता जो होती है मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे क्रियाशीलता। जितना अधिक श्रम करने वाला व्यक्ति होगा उसको पसीना भी अधिक आएगा और अन्य कारणों से भी वाटर लॉसेस अधिक होते हैं, तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। दूसरा है वातावरण का तापमान, अर्थात हमने कहा गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में या गर्मी के समय पर वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसी तरह से कई सारी बीमारियों के साथ भी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे डायरिया हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। इसी तरह से हम किस तरह का भोजन खा रहे हैं उसके कारण से भी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समिति के अनुसार भोजन के प्रति किलो कैलोरी पर 1 मिलीलीटर जल का सेवन करना आवश्यक होता है। यह एक उदाहरण के रूप में यहाँ समझाया है कि बच्चों कि अगर हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 1 किलो कैलोरी है तो हमें चाहिए जल 1 मिलीलीटर। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता 2000 किलो कैलोरी है तो उसकी जो जल की रिक्वायरमेंट होती है वह भी 2000 मिलीलीटर हो जाती है। इसी तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास पानी का सेवन होना जरूरी होता है और गर्मियों में यह जो आवश्यकता होती है वह बढ़ जाती है। अगर इसे हम लीटर में बात करते हैं तो करीब 1.5 से 2.5 लीटर तक कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता होती है, परंतु वह कई सारे कारकों पे प्रभावित भी होती है और ये कारक अभी आपको इसी स्लाइड में ऊपर की तरफ समझाए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों आपका आज का जो टॉपिक है जल संतुलन, जिसके अंदर हमने किस तरीके से जल संतुलन होता है शरीर में, किससे हमें जल प्राप्त हो रहा है, निष्कासन किस द्वारा हो रहा है और आवश्यकता क्या है, इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में बात की है। थैंक यू बच्चों।